नमस्कार। मैं गोविंद सिंह यादव द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की गपशप में। और आज हमारे बीच हैं श्री राघव प्रकाश जी, जिन्होंने अपने थिएटर की शुरुआत इलाहाबाद से की। और क्या क्या किया वो तो राघव जी खुद बताएंगे। वो बहुत बड़े लाइट डिजाइनर हैं, उन्होंने बहुत सारे प्लेस के लाइट की है और उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले लाइट के लिए। उनको यूपी संगीत नाटक अकेडमी से लाइट के लिए पुरस्कार मिला हुआ है और लाइट डिजाइनिंग के लिए। और ये और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो उनको लाइट के लिए मिले हैं। उनके बहुत सारे काम हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री राघव प्रकाश जी से और बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो जानने के लिए प्रकाश परिकल्पना के बारे में या कोई कोई भी क्वेश्चन तो वो उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं राघव प्रकाश जी से। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा कैसे हैं आप? बढ़िया दादा। बढ़िया बढ़िया। तो दादा यहाँ से शुरू करते हैं कि आप थिएटर में कैसे आए, किस तरह से आए, आप थिएटर में कैसे जुड़े, कहाँ से शुरुआत की आपने थिएटर? देखो, शहर मेरा ऐसा है, अलबेला शहर है जी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है। जी और बचपन से मतलब करने का तो उतना शौक नहीं था, लेकिन देखने का बहुत शौक था। तो रामलीला जो है हम देखा करते थे। हाँ, माघ मेले में रामलीला रासलीला होती थी तो वो देखने जाते थे। फिर हमारे यहाँ, तुम्हें पता है, तुम भी इलाहाबाद थे, दशहरा इतना ज़बरदस्त होता है। हैं, वहाँ झांकियाँ निकलती हैं। फिर मैं जहाँ दारागंज में रहता हूँ वहाँ 7-8 दिन तक स्वांग निकलते हैं, रात को काली माता निकलती हैं और उनका पूरा प्रोसेशन निकलता है। तो ये सब ललक वहीं से पैदा हुआ, वहीं से एक भाव जगा कि मुझे भी करना है, यही करना है। और करते करते वो तलाश में फिर मैं ढूंढता रहा। तो फिर हमने क्या किया कि अपने मोहल्ले में ही एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया। और उसमें एक केदार कुशवाहा थे वहाँ के, तो वो काफ़ी सपोर्ट करते थे हम लोगों का। तो हुआ उन दिनों, ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक नाटक हो रहा था प्रयाग संगीत समिति में। जी थैंक यू मिस्टर ग्लाड। जी तो उन्होंने कहा कि भाई वो नाटक हो रहा है, उसमें आप लोगों को बैठाना है। जी तब हमें ये मालूम नहीं था कि अशरिंग क्या होता है। कहने कि जी आपको चल के वहां पे लोगों को कुर्सियों पे बैठाना है। तो हम 2-3 मित्र थे, शिव कुमार गुप्ता एक मेरा मित्र है, वो था, मैं था, और दोनों लोग साइकिल से पहुंचे। 5 बजे पहुंच गए, 6 साढ़े 6 बजे। तो लोग आते गए, बैठाते गए। बैठाने के बाद खुद जाके बालकनी में बैठ गए। और गोविंद, वो मेरी लाइफ का पहला नाटक था जी जो मैंने देखा था। और वो ऐसा भूत सवार हुआ। और लकीली उस नाटक में इलाहाबाद के जितने बड़े लोग थे, विपिन टंडन, रूपम नारायण, जी शोभना मुदगल जो सिंगर हैं, जी जी और उसके बाद उत्पल दत्त, इकबाल, और विपिन टंडन का नाम स्कंद गुप्त, ये सारे लोगों ने काम किया, विनोद रस्तोगी, ये सारे लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। और मतलब उसमें एक सीन है टॉर्चर का, मतलब कि वो सीन मुझे आज भी नहीं भूलता है। वो जेल का शिक्षा लगाते हैं सेट का, और उसके पीछे उसको टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त प्ले था और वो असर मेरे दिमाग पे पड़ा। तो मुझे लगा कि यार, नाटक मालूम है कहाँ होता है, यही संगीत समिति में होता है। जी अच्छा अच्छा क्योंकि अब नाटक से जो ललक लगी थी, पहले तो रामलीला देखते थे, रासलीला देखते थे, जब नाटक देखा तो दिमाग एकदम फटा का फटा रह गया। महीनों भूती ना उतरे कि मैंने क्या देख लिया। तब तक पिक्चर नहीं देखी थी, तब तक मैंने कोई जी पिक्चर नहीं देखी। जी और वो नाटक देखने के बाद एकदम दिमाग भन्नाया। और हमने कहा यार, इसमें कैसे पहुंचा कैसे जाए।
तो फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति जो साउथ मलाका में है जी उसकी जी जी ब्रांच, वहां पे जी। मैंने तबले में एडमिशन ले लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, कि वहां हाँ से कोई ना कोई लिंक मिलेगा। हाँ और हाँ। वहां भी दशहरे में दुर्गा पूजा के टाइम पे वहां भी नाटक वाटक हुआ करते थे। हम्म, तो वहां पे हम तबला सीखने लगे। फिर वहां पे एक मेरा कुलीग तबले वाला था आनंद करके, अ, उसने उसने एक उसका एक दोस्त था प्रमोद, इस जी तरीके से लिंक बैठाया और उसने कहा कि एक ग्रुप समयांतर है, उसमें अशोक श्रीवास्तव जो है वो नाटक करते हैं और तुमको आज मिलवाता हूं उनसे। और फिर हम अशोक से मिले। फिर राकेश वर्मा जो लक्ष्मीकांत वर्मा के भतीजे हैं, उनका जी ग्रुप था समयांतर जो है, वो जी समयांतर हमने ज्वाइन किया और उनके साथ पहला नाटक किया बकरी, जी। सर्वेश्वर दास सक्सेना का। और उस साल 2 बकरी हो रहे थे। अच्छा हाँ, एक बकरी जो है वो आपके नंदिता द्विवेदी कर रही थी राम कपूर के साथ मिलके, जो जी राम कपूर फर्स्ट बैच एनएसडी के पास आउट थे, जी जिनका जी लोकप्रिय गारमेंट का दुकान था। और नंदिता द्विवेदी अब रही नहीं, शायद अमिताभ श्रीवास्तव के बैच की थी वो, शायद जहाँ जी। तक, हाँ, बॉय भाई के बैच की थी। तो इन लोग मिलके वो बकरी कर रहे थे और एक बकरी हम लोग कर रहे थे। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉम्पिटिशन्स के लिए 1 घंटे का कर रहे थे और वो जो है पूरा 2 घंटे का फुल लेंथ प्ले कर रहे थे। तो इस जी तरीके से उस बकरी में मैंने एक छोटा सा बूढ़े काका का रोल किया। और रोल करने के बाद वहाँ पे एक बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी होंगे, शायद तुम जानते हो, शरण बली श्रीवास्तव, नहीं मालूम? हाँ, बहुत बुजुर्ग थे वो, शरण बली श्रीवास्तव। काफ़ी ट्रिपल ए वगैरह में वो पहले 3 जो आर्ट्स क्लब था उसमें वो थे। तो वो देखने आए और देख के उन्होंने काफ़ी तारीफ की मेरी कि तुमने बहुत अच्छा किया है, ये किया। उसके बाद वो नाटक हम लोग शॉर्ट प्ले कंपटीशन में हम बनारस लेके गए। और बनारस उस समय वहाँ पे कोई प्ले हुआ था जिसमें चित्तरंजन गिरी, जिसने जी बाद में किया, जी। हाँ हाँ, उसका भी एक नाटक था और हमने बकरी किया, उसको भी अवार्ड मिला था। और मुझे अच्छा भी वहाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जी उस रोल के लिए, बूढ़े जी। काका के छोटे से रोल के लिए जो है। तो अब यहाँ से जो है जो अवार्ड मिला और जो ललक लगी, तो यहाँ से मेरी जो है वो थिएटर की शुरुआत हुई जो है। तो तो, गाड़ी चलती तो गई। फिर आप, जी, वो बीएनए कैसे भी प्लान किया करने के लिए आपने? हाँ, बीएनए प्लान इसलिए किया कि हम लोग अपना इलाहाबाद में चंदा इकट्ठा करते थे, थिएटर करते थे। तो पहले समयांतर था, समयांतर के बाद एक अंकुर संस्था थी जो अमरीश सक्सेना की थी। वो उस समय कबीरा खड़ा बाजार में कर रहे थे। तो चंद्रमोहन शर्मा जो अब नहीं रहे, संगीता अकेडमी यूपी में काम कर रहे थे और पहले यहाँ श्री राम सेंटर में भी थे। तो वो कबीरा खड़ा बाजार में कबीर का रोल, तो मतलब अमरीश सक्सेना जो है कबीरा खड़ा बाजार में करना चाहते थे। तो वहाँ इलाहाबाद में तुम्हें मालूम है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को तोड़ लिया। ये बड़ा चलता है कि चलो वहाँ पे 4 लोग हैं उनको तोड़ के इधर मिला लो, वहाँ 4 लोग हैं उनको तोड़ के मिला लो, फिर आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब है। तो हम लोग 4-5 लोग टूट के हम लोग इधर आ गए। जैसे हम आ गए, शिव आ गए, विभांशु भी था, लेकिन विभांशु ने रोल किया लेकिन आया नहीं। रतिनाथ योगेश्वर रोल किया, लेकिन फिर ये लोग वापस समयांतर में चले गए। हम लोग अंकुर में आके शिव और मैं दोनों जुड़ गए जो है। कबीरा जी खड़ा बाजार हुआ, फिर उसके बाद वो नाटक किया। फिर मैंने एक किराए का मकान, एक शॉर्ट प्ले था, वो हमने किया काफ़ी। उसके बाद डॉक्टर लाल जो है एक प्ले करने आए, बलराम की तीर्थ यात्रा, और उसमें अलोपी वर्मा जो है उनको एसोसिएट करने आए, एसोसिएट डायरेक्टर बन के अलोपी वर्मा आए। और उस प्ले में भी बड़ा बवाल हुआ था। उसमें भी एक नाम नीतीश या पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने रिवॉल्वर वगैरह निकाल दी थी मेन रोल के लिए, डॉक्टर लाल के ऊपर लगा दिया था कि मुझे रोल दो, अच्छा। मेन रोल। ये सब खूब होता था वहाँ पे दादागिरी के साथ। बात मैं कर रहा हूँ 80s की, 81 82 की बात है ये। तो ये सब कुछ काफी बवाल मचा था। उसमें सुषमा शर्मा ने रेवती का रोल किया था। तो इलाहाबाद में जो है आजकल सुषमा शर्मा, एक्ट्रेस डायरेक्टर, हाँ हाँ जी। तो हाँ, तो उन्होंने रेवती का रोल किया था, बलराम की पत्नी का।
और बलराम का शायद अभय मालवीय ने किया था, ऐसे याद। हम शिव और हम दोनों जो है, तो अलोपी ने हम लोगों की जुझारूपन देख के और लगाव देख के, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बीएनए क्यों नहीं कर लेते हो। हमने कहा बीएनए क्या है, तो बोले कि ये एक नाट्य संस्था है जहां नाटक की ट्रेनिंग दी जाती है। जी। तो मैंने कैसे वहाँ एडमिशन कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म निकलता है, फॉर्म निकलने वाला है, फॉर्म आप लोग भर दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से फिर हम बीएनए पे पहुंच गए। वहाँ पे 10 लोगों ने शायद उस बार इलाहाबाद से दिया था, जिसमें से कि हम 3 लोगों का हुआ, दिव्यांशु का, मेरा और शिव गुप्ता का। तो इस तो तरीके उस से। समय तो उस समय बीएनए में कैसे पढ़ाई होती थी, क्या होता था? क्योंकि जो अभी है वो बदला है कि वैसे ही मतलब सेम पैटर्न नहीं पे नहीं, ही चीजें? अब नहीं, अभी तो काफ़ी कुछ बदल गया है। उस समय तो वाकई में मतलब जो वहाँ की स्थिति थी, बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत इंटेंस था। और थिएटर मतलब थिएटर नहीं, थिएटर मीन्स लाइफ, कि लाइफ को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लाइफ का क्या रोल है थिएटर के साथ जो है। मतलब वहाँ पे जो गुरु थे वो राज विसारिया, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जी। तो वो थे, फिर केमू साहब थे, भाटिया साहब थे, एन कक्कड़ थे, और उसके साथ साथ जितने भी विजिटिंग फैकल्टी, एच.वी. शर्मा, महापात्रा जी, जीएन दास गुप्ता जी, ये सारे लोग एक एक दो दो महीना आके वहाँ, एच.वी. शर्मा तो वहाँ 6 महीने थे। फर्स्ट ईयर में हम लोग को 6 महीने तक कॉस्ट्यूम, स्टेज क्राफ्ट, स्कल्पचर, इसके ऊपर उन्होंने पूरी क्लासेस ली। तो बहुत इंटेंस और बहुत ही, मतलब मैं बताऊं कि एक सब्जेक्ट जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, तुम्हें मालूम होगा, प्रॉम्प्ट बुक। हाँ, वो कहीं नहीं पढ़ाया प्रॉम्प्ट जाता। बुक, हाँ कहीं नहीं पढ़ाया जाता, सही कह रहे हैं, मैंने बीएनए में ही हाँ पढ़ा है। बीएनए हाँ में ही पढ़ा है। हाँ। प्रॉम्प्ट बुक जो है, जो कि बाइबल कहा जाता है, कि अगर 20 साल, 50 साल, 100 साल पुराना भी नाटक हो, तब तो जी। रिकॉर्डिंग का कोई वो नहीं था, वीडियोग्राफी नहीं थी। तो उस समय वो लिखा जाता था, मूव्स लिखे जाते थे, क्यूज लिखे जाते थे, इम्फेसिस कहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पंक्चुएशन क्या जा रहा है, कॉस्ट्यूम क्या होगा, सेट क्या होगा। मतलब एक पेज पे पूरे डायलॉग से, दूसरे पेज पे बीच में एक सफेद पन्ना डाल के उसके ऊपर सारी डिटेलिंग होती थी। और प्रॉम्प्ट बुक बनाना हमने वहां पे सीखा, जो कि अब कहीं भी नहीं सिखाया जाता। अब तो शायद अब बीएनए में भी नहीं सिखाया जाता। तो इतना अच्छा। इंटेंस। और वहां पे क्लासेस का कोई टाइम नहीं, अब तो टाइम है वहां तो क्लासेस, मतलब राज साहब सुबह 10 बजे घुस जाते थे तो 8 बजे रात को निकलते थे, सबकी क्लासेस कैंसिल। तो ये स्थिति थी वहां पे। तो अब तब से और अब में तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और शायद हाँ। वही देन है कि हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत अचीव किया है, उसी ट्रेनिंग का ही महत्व है। जो हमने कुछ थोड़ा बहुत पाया है, जो अपने आप को थोड़ा सा इनरिच किया है, और वो मेंटल लेवल पे, मानसिक तौर पे आपको प्रबुद्ध बनाता है थिएटर जो है। और थिएटर की ट्रेनिंग जो है आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक आदमी कंप्लीट बनाता है वो। तो जी। पूरा मतलब वहाँ पे जो ट्रेनिंग मिली है वो तो कमाल की थी। जीवन को देखने का पूरा नजरिया चेंज हो गया, कि आप कितने सीरियस है अपने आप को लेकर के। एक एक्टर अपने आप को लेकर के जब तक सीरियस नहीं होगा, क्योंकि ये उसका टूल है, उसका इंस्ट्रूमेंट है। अगर बांसुरी बजाने वाला बांसुरी को संभाल के नहीं रखेगा, तबला बजाने वाला तबला को नहीं संभालेगा, तो बजाएगा किसको। तो राज साहब कहते थे कि मतलब दाढ़ी, मूछ, ये सब बहुत चिढ़ते थे वो कहते थे क्लीन शेव होना चाहिए, कोई झोला वोला नहीं, हाँ, फिट होना चाहिए। बीमार कैसे पड़ गए तुमको बीमार नहीं पड़ना है। यानी बीमार नहीं पड़ना है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल ठीक होनी चाहिए, अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइज करो, है। तो ये सारी चीजें वहाँ उनका बताना, उनका सिखाना, तो ये अब आप काम आ रहा है, उसी का हम खा रहे हैं। तो जी। वो ट्रेनिंग और आज की ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि अब ट्रेनिंग तो आज की क्या हो रही है तो अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जी। ज़रूर काफ़ी फर्क आया होगा, क्योंकि तभी प्रोडक्ट भी उसी तरीके से निकल रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब मेरी सूर्यमोहन जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उस समय डिप्लोमा भी जैसी चीजें भी होती थी कि आखिरी में नाटक भी करना पड़ता था जो बच्चे चाहते थे। हाँ एक समय ऐसा भी था, क्योंकि हम हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था।
क्योंकि ये होता था कि आप कंप्लीट कीजिए, 4 नाटक होने हैं, मतलब डिप्लोमा जैसी कोई चीज नहीं थी कि अगर कोई करना चाहे तो कर सकता था। सूर्यमोहन जी के समय में शायद होता था, तुमने कहा शायद नहीं आपके समय में भी होता था। नहीं, हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमारे समय में तो सेकेंड ईयर में तो सिर्फ एक नाटक हुआ, पूरे साल में एक नाटक हुआ। अच्छा। जब जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब 3 नाटक हुए, लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हमें एक ही नाटक मिला, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर हमारा 0 सेशन हो गया था। तो हम लोग 17-18 लोग ही थे अपने बैच में। तो सिर्फ लास्ट में राज साहब ने बाकी इतिहास प्ले किया था, और वो अपने आप में साल भर की पूरी ट्रेनिंग थी। बीच में, हाँ, बीच में कुछ लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्लेस किए थे, जैसे कि पंजवानी ने एक प्ले किया था, मेरा बैचमेट था, मिताई ने एक छोटा सा प्ले किया था। तो ये क्लास वर्क जो है करके छोटा सा वहीं छोटा स्टूडियो बना के और वहाँ पे हम लोग ये किया करते थे जो है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग में इन्वॉल्व काफ़ी थे क्योंकि फैकल्टीज बहुत आती थी। फैकल्टीज मतलब जीएन दास गुप्ता ने लाइटिंग जब पढ़ाई तो करीब 1 महीने, वो भी 6-6 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास। हेम सिंह ने मेकअप का क्लास लिया तो 20 दिन तक क्लास लिया। तो ये बहुत इस तरीके की ट्रेनिंग बहुत रही जो है वहां पे, और इंटेंस रही, बहुत इंटेंस रही। और फिर उसके बाद सब में सोने में सुहागा राज साहब। जी जी। हाँ हाँ। तो ट्रेनिंग के बाद आपने क्या प्लान बनाया कि क्या करना है, कि मतलब बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करनी है? नहीं, बॉम्बे का तो कोई उस समय इतना वो था नहीं, कोई सीरियल था, सीरियल वगैरह का कोई इतना माहौल था नहीं। दूरदर्शन था, दिल्ली में था, जो भी था। और फिल्मों से अभी तक कोई ऐसा मेरा लॉट नहीं पहुंचा था कि बॉम्बे में कोई जानकार हो जिसके पास चले जाएं, कुछ चले जाएं। हाँ, वहाँ से क्या हुआ था कि बीएनए से निकल के लोग लखनऊ से लोग निकल के दिल्ली आए थे। जैसे हमारे सीनियर थे, अनुपम श्याम थे, चंद्रमोहन थे, मुकेश नैथानी थे। तो ये लोग दिल्ली आ गए थे। तो श्रीराम सेंटर में ये लोग काम करते थे। तो उनके भाई नेशनल प्लेस है, राष्ट्रीय जगह है और सेंटर है, सेंटर में नाटक हो रहे हैं, चलो वहीं चलते हैं। तो हम भी पास आउट हुए और पास आउट होकर अपना ट्रेन में रखा सामान और निकल गए, और अपना उतर गए जो है नत्थू के पीछे ट्रेन रुक गई, वहां उतर के और सीधे जो है एनडीएमसी के जो है अपने हवेली पे आ गए। तो दिल्ली की तरफ कूच कर लिए, क्योंकि दिल्ली में ही थिएटर होता था जो हमें पता था। जी। तो लाइट का प्लान कब कैसे आया? लाइट करना कहाँ से शुरू किया आपने? कैसे लाइट का ख्याल आया? क्योंकि आपने शुरुआत तो की एज एन एक्टर, एक्टिंग करनी है। हाँ, एक्टिंग करनी है, लेकिन पता नहीं, जो गुरु होता है ना, वो चीजों को भांप लेता है। हम नहीं समझ पाते अपनी चीजें, लेकिन जो गुरु होता है वो पारखी होता है। तो जब बाकी इतिहास हो रहा था तो राज साहब ने मुझसे ये कहा, पता नहीं उन्होंने कहां से देखा, मुझे नहीं मालूम। राज साहब ने कहा कि तुम बैक स्टेज में काम करोगे और तुम लाइटिंग करोगे, और लाइटिंग में तुम अरुण त्रिवेदी को असिस्ट करोगे, क्योंकि उस प्ले की लाइट अरुण त्रिवेदी कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा गुरु का आदेश। तो हुआ क्या कि मिनी रविंद्रालय में वो शो था, और दिल्ली से ज्ञान जी जो स्कूल में आपके थे, टेक्नीशियन जो थे, ज्ञान जी, हाँ हाँ, वो ज्ञान जी को राज साहब ने लखनऊ बुलाया, और लखनऊ बुला के एक बोर्ड के ऊपर जो ऑटो डिमर होते हैं, ऑटो डिमर फिक्स करना, और फिक्स करने के बाद उसको हाफ कैसे उतारते हैं, काले काले स्विच लगा के, और उसमें एक हाफ न्यूट्रल चला गया और एक हाफ जो है वो फेस का डाल के, वो उस तरीके से सारे डिमर उन्होंने डिवाइड किए जो है, बनाए। और एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि लाइट को लेके एक्टिंग तो कर रहा था, मैं एक्टर था, लेकिन लाइट को लेके मेरे शहर का भी बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन रहा है, इलाहाबाद का। अच्छा, वो कैसे? हाँ, क्योंकि इलाहाबाद में जो ये झांकियां निकलती, चौकियां निकलती दशहरे की, जो दशहरे में जो चौकियां निकलती हैं और जो दशहरे में गेट बनते हैं, और जो इनका कंपटीशन होता है,
ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। तो मैं 2-4 ठेकेदारों के साथ मिलके वो ट्यूबलाइट वाइट भी बंधवाता था दशहरे के टाइम पे। अच्छा। और गेट वेट भी सजवाता था और चौकी निकालता था मैं। तो एक मेरे दारागंज में एक बाल सहयोग चौकी कमेटी थी, उसका मैं बड़ा एक्टिव मेंबर था। और हमारे यहाँ क्या ना कि 2 तरीके की चौकियां निकलती थी। एक चौकियां निकलती थी श्रृंगार की चौकी, जो कि कटरा की निकलती थी। रात को 4 बजे जिसका कंपटीशन होता था। हाँ, तो 4 बजे वो जो कटरा की जो चौकियां थी वो श्रृंगार परक थी, और जो पत्थर चट्टी की थी चौकी वो कलात्मक थी। तो दारागंज की भी जो चौकियां निकलती थी वो कलात्मक निकलती थी। कलात्मक में क्या होता था कि उसमें बोलते थे बेलाग, यानी कि कोई भी चीज में लाग लगा हुआ है लेकिन उसका सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सती सावित्री की यमराज जो है वो भैंसे के ऊपर है, भैंसा हवा में है, उसके ऊपर यमराज बैठा हुआ है, लेकिन वो भैंसा हवा में है, हवा में कैसे लटका है वो। अब उसके अंदर का लाग ढूंढना जो है वो टेढ़ी खीर है जी। फिर उसके बाद सावित्री ने अपने हाथ के ऊपर सत्यवान की लाश ले रखी है, लेकिन नीचे पूरा खाली है, और वो ऐसे ऐसे घुमा रही है चारों तरफ। अब आप लाग ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि एक औरत 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, मतलब शाम को 8 बजे चौकी निकलनी शुरू हो जाती है, सुबह के 6 बज जाते थे। जी। और लाश को लेके खड़ी है, उसका सपोर्ट कहां से है आपको नहीं दिखेगा। जी। तो ये जो आर्टिस्टिक जो चीजें थी, तो ये सब सीखने का मुझे वहां से मौका लगा। और शायद इस वजह से मैं सेट में भी थोड़ा सा रुझान बढ़ा मेरा, ब्यूटी सजावट को लेके, चीजों को लेके, चौकियों का। और फिर वो लाइटें कैसे चलती हैं, 3 पतियल क्या होता है, 6 पतियल क्या होता है, सुर्रा क्या होता है, ये जो वहाँ के टेक्निकल चीजें थी, तो वो सब भी मैंने सीखा। तो एक ये रुझान था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं आगे चल के लाइट डिजाइनर बन जाऊंगा। मैं तो बनने आया था एक्टरी, लेकिन ये शौक था। पता नहीं राज साहब ने कहाँ से देख लिया, कहाँ से सुन लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तू लाइटिंग करेगा। तो मैं अरुण जी के साथ पूरी लाइटें मिनी रविंद्रालय में टंगवाई, सब कुछ किया। उसके बाद शायद उसके 8 या 10 शो हुए थे, 10 शो हम लोगों ने किए। और ज्ञान जी से मैंने काफी कुछ सीखा। मतलब टेक्निकली कहूँ तो मेरे लाइटिंग के पहले गुरु ज्ञान जी हैं, जो कि उन्होंने पूरा वायरिंग करना सिखाया मुझे, कैसे जोड़ा जाता है। क्योंकि जब तक आपको ये आर्ट नहीं आएगा, तब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे, तब तक आप डिजाइनर नहीं बन सकते, मेरा ये मानना है। क्योंकि लोड आपको कितना डिवाइड करना है, कौन सा 3 फेस क्या होता है, सिंगल फेस क्या होता है, ये सब तो मुझे पहले से पता था, लेकिन ये सब चीजें उन्होंने लोड डिवाइड करना बताया। तो यहां से फिर तो लाइट के लिए, लेकिन लाइट का एक कोना दिमाग में कहीं था, तो वो करता रहा। तो फिर इस तरीके से मैं अपना दिल्ली आ गया, एक्टिंग करने आया था दिल्ली। और मुझे याद है कि 5 जून 1986 को मैं दिल्ली आया। और जिस छोटे से स्कूटर गैराज में हम लोग 3 लोग रहते थे, चंद्रमोहन जो कि अब बेचारे नहीं हैं, अनुपम श्याम और मैं। और उस हवेली, उसका नाम हवेली रखा था, वो 2 व्हीलर गैराज था। एनडीएमसी के जो क्वार्टर बने हुए हैं मंडी हाउस में, पीछे की तरफ रेलवे क्वार्टर जो है के बगल में एनडीएमसी के जो एक कॉलोनी है, उसके स्कूटर के गैराज में। तो वहां पे लोग अक्सर जो है मिलने जुलने जो है आया करते थे, काफी लोग आते थे। तो एक दिन वहां पे पंकज सक्सेना आए। तो पंकज सक्सेना ने कहा कि तुम क्या करते हो? हमने कहा मैं एक्टिंग करता हूँ। तो अब देखो उस समय की बात है, नहीं एक्टिंग तो करते हो, एक्टिंग थोड़े तुम्हें पेट चलाने को देगा दिल्ली में, और कुछ आता है? तो मैंने कहा कि मैं लाइट कर दूंगा, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, लाइट कर दूंगा। तो कहता अच्छा कर लोगे? हमने कहा हाँ कर लेंगे, उसमें क्या है। तो क्या ठीक है, तुम 9 तारीख को त्रिवेणी में आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं त्रिवेणी 10 बजे पहुंच गया। वहाँ बच्चों का कोई छोटा सा प्ले था,
वो शायद चिल्ड्रन विंग के कुछ इंचार्ज वगैरह थे एनएसडी में, तो कुछ प्ले था, मुझे इतना तो याद नहीं है। और मैंने लाइट किया और उन्होंने मेरे हाथ में उस जमाने में 500 रुपये पकड़ाए। तो पहली इनकम मेरी दिल्ली में वो लाइट से हुई। हालांकि मैं एक्टर बनने आया था और कई सालों तक एक्टिंग ही करता रहा, लेकिन घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए एक्टिंग के पैसे तो मिलते नहीं थे भाई। स्ट्रगलर थे आप, जब तक आप रेपेट्री में ना हो तब तक आपको बतौर एक्टर आपको कोई देगा नहीं, फ्रीलांस में तो कोई पैसा देगा नहीं। तो फ्रीलांस करने के लिए, जब फ्रीलांस करता था तो बीच बीच में लाइट कर लेता था, लेकिन तब भी एक्टर ही था, एक्टिंग ही जोर मारे हुए था कि एक्टर ही बनना है। तो इस तरीके से। तो मतलब आप पूरी तरह से लाइट में कब आ गए, कैसे आ गए? मतलब आपने सोच लिया कि मुझे लाइट ही करनी, एक्टिंग नहीं करनी? पूरी तरीके से लाइटिंग में आने का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने एक प्ले किया था, उस प्ले को बज्जू भाई ने देखा था और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया किन्हीं कारणोंवश। तो खूबसूरत बहू रंजीत भाई रेपेट्री में कर रहे थे, उस समय कैजुअल में लोगों की ज़रूरत थी। तो बज्जू भाई ने कहा कि भाई वो लड़का राघव जो है उसको बुलाओ, वो अच्छा एक्टर है। ठीक है। हाँ, उसको बुलाओ, अच्छा एक्टर है। तो लेकिन वो है कहाँ? तो अलका अमीन जो है रेपेट्री में थी, तो उन्होंने कहा कि बज्जू भाई शायद वो लखनऊ में है, तो क्या लखनऊ खबर भेजो, उसको बुलाओ। अच्छा, तब तक मैं लखनऊ रेपेट्री में था, 92 की बात है। तो शादी हो गई थी मेरी 91 में, तो जिम्मेदारी थी, तो वो रेपेट्री में मैं लखनऊ चला गया था। तो बाद में जब रेपेट्री वहाँ बंद हुई तो किसी ने कहा कि मेरे ग्रुप के सेक्रेटरी थे मिस्टर राजेश प्रधान जो है, ग्रुप के सेक्रेटरी थे। उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की, मतलब साक्षी ग्रुप को उन्होंने रन किया एज ए गार्जियन, एज ए गॉडफादर, एज ए ब्रदर। मतलब हम लोगों को जितने भी लोग थे, हम सौरभ, अतुल, संजीव मेहरा, जितने भी लोग थे, सबको मतलब उन्होंने लिटरली पाला है। हाँ, तो इस तरीके के फादर फिगर थे वो, और ग्रुप के सेक्रेटरी थे। तो साक्षी ग्रुप जो हमारा था, तो वो गए वहाँ। तब तक हम यहाँ काफ़ी प्ले कर चुके थे, लुक बैक इन एंगर, व्यू फ्रॉम द ब्रिज, बहुत सारे प्लेस हमने यहाँ किए हुए थे। करने के बाद हम किन्हीं कारणों बस हम लखनऊ चले गए। लखनऊ में जब खबर आई तो जिनको कहा गया था बताने के लिए, वो जेलस के मारे उन्होंने बताया नहीं कि बज्जू भाई ने इसको बुलाया है। अच्छा। हाँ, तो उन बताया नहीं। बाद में जब ये लोग गए, कृष्णकांत और राजेश प्रधान जब लखनऊ गए, तब इन्होंने कहा कि अरे तुम्हें तुम्हारा बज्जू भाई ढूंढ रहे हैं। मैंने टिकट कटाया और दिल्ली आ गया। तो दिल्ली आ गया तो बज्जू भाई कह रहे हैं कहाँ था तू? हमने कहा बज्जू भाई, कह सुन, अब दिल्ली छोड़ के मत जाना, और जाना तो बता के जाना जी। मैंने कहा ठीक है। तब 93 की बात थी, मोहन राकेश फेस्टिवल हो रहा था, तो पोस्टें सारी भर गई थी। तो 3 वहाँ पे कैजुअल 3 कैजुअल पोस्टें थी। उस एक पोस्ट पे मुझे बतौर एक्टर जो है उन्होंने रख लिया। और रखने के बाद मोहन राकेश के चारों नाटक हो रहे थे। एक त्रिपुरारी शर्मा कर रही थी, एक बज्जू भाई कर रहे थे, एक कीर्ति जैन कर रही थी, और एक रंजीत भाई कर रहे थे। तो हुआ यूं कि आषाढ़ का एक दिन जो है बज्जू भाई कर रहे थे, और लकीली जो है आषाढ़ का एक दिन मैं भानु भाई के डायरेक्शन में विलोम करके, आखिरी प्रोडक्शन था बीएनए का, रेपेट्री का, वो करके मैं आया था। मतलब खत्म ही हुआ था और मैं आया था यहाँ पे। तो बज्जू भाई ने क्या किया कि भाई यहाँ सारे सीनियर बड़े बड़े एक्टर, मैं कैजुअल, इन्होंने मेरे को दंतुल का रोल दे दिया। तो जब दंतुल का रोल दिया तो एक दिन मैंने रीडिंग की, 2 दिन दी, 3 दिन, अब मन नहीं करे। अभी जुम्मा मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था विलोम किए हुए। जी। तो मैंने बज्जू भाई से कहा कि बज्जू भाई, बड़ा ब्लंटली मैंने बोल दिया,
जी भाई मुझसे ये रोल होगा नहीं। क्यों? बोला क्यों? क्या अभी अभी तो मैं विलोम करके आ रहा हूँ, कहाँ विलोम कहाँ दंतुल, एक एंट्री। तो क्या तू रिपेटरी में करेगा क्या? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं लाइट कर लाइट। दूंगा। और ये मेरे मुंह से निकलना और वो दिन, तो बज्जू भाई सोचने लगे अच्छा एक काम कर, तू त्रिपुरारी का प्ले है आधे अधूरे, तू उसकी लाइट कर। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना लाइट प्लान बनाने लगा, सब कुछ करने लगा, लाइट में सब हेल्प करने लगा। और सारे प्लेस की कंटिन्यू तू सब प्ले देख, और सब में बाकी प्लेस को बाकी जो 3 प्लेस थे, 2 प्ले थे, और उसको जो है अशोक जी डिजाइन कर रहे थे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस। और बापी जो है वो पैर तले की जमीन का सेट कर रहा था, वो कर रहे थे। तो बापी भाई वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तू इन सब में अब लाइटी में हेल्प करेगा और आधे अधूरे को तू पूरा करेगा। जी। मतलब मैं बज्जू भाई की ग्रेटनेस है कि रात को 11 बजे आए, मैं श्रीराम सेंटर में लाइट एडजस्ट करा रहा था, और लाइट एडजस्ट करा रहा था तो बज्जू भाई ऐसे सोच के बोले वेद लाइट तो ये कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चल। मुझे कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना कि लाइट तो ये कर रहा है, राघव कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या कहानी है। और उसके बाद निकल के आए, अगले दिन शो हुआ। ब्रोशर के अंदर आज भी वो ब्रोशर पड़ा हुआ है नजदीक में, राम गोपाल बजाज ऑब्लिक राघव प्रकाश मिश्रा, लाइट डिजाइनर। अच्छा। हाँ, मतलब अपने साथ उन्होंने मेरा नाम जोड़ा, ये ग्रेटनेस है। नहीं तो मैं तो कैजुअल था, वो चाहते तो क्रेडिट नहीं देते, वो चाहते तो क्रेडिट नहीं देते। तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से फिर मेरी लाइट की तरफ, फिर उन्होंने क्या किया कि मराठे जी थे नहीं, मराठे जी की जगह खाली थी, तो उनके दिमाग में कुछ घूम रहा था, पता नहीं क्या घूम रहा था। फिर मैं 3000 में अपॉइंट हुआ था, और विद इन 6 मंथ मैं 6000 तक पहुंच गया था। ए ग्रेड जो आर्टिस्ट है उसके फीस के साथ हर 2 महीने पे मेरा 1000-2000 रुपए इंक्रीमेंट बढ़ाते चले गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी काम किया यूनिवर्सिटी में। एक बज्जू भाई से मैंने कहा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, जब मैं फिर लाइट ही करने लगा, मैं सारे प्लेस की लाइट करने लगा, कोई भी डिजाइनर आए डिजाइन करके चला गया। जैसे घासीराम कोतवाल राजेंद्र नाथ का, तो हाँ, तो वो भी मैंने रीडिजाइन किया, जो है बाद में शायद तुमने किया है, अभी जो हुआ था। हाँ, अभी जो हुआ था वो तुमने किया, उस समय जब किया था, जिसमें बज्जू भाई ने और विजय शुक्ला ने जो रोल किया था नाना का, वो मैंने किया था। तो रवि कौशल और विवेक ने घासी का किया था, तो उसकी लाइट मैंने की। तो इस तरीके से फिर एक काम और हुआ कि मैं फिर बज्जू भाई को जो भी बोलता था, हमने कहा पूरी लाइटें मुझे रिपेयर करानी है, रंगवानी है, सब कबाड़ निकालना है। फिर मैं फुल्ली शिद्दत के साथ जुट गया मैं रेपट्री के अंदर। फिर एक चीज और हुई, जब समर फेस्टिवल होता है, तो बज्जू भाई से मैंने कहा कि बज्जू भाई ये जो शाम को 6 बजे जो सीढ़ी लगी रहती है, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्या, हमने कहा कि 3rd बेल होता है और सीढ़ी लगी हुई है स्टेज पे, तो ये पहले से चला आती थी, परंपरा चली आ रही थी। तो बोले तो चाहता क्या, हमने कहा मैं चाहता ये हूं कि जैसे ही नाटक का सेट निकले और दूसरा सेट अब्दुल भाई लगाएं, उसी टाइम मैं लाइटें रिक कर दूं, लाइटें एडजस्ट कर दूं, फोकस कर दूं, और उसके बाद में निकलूं। एक्टर 3 बजे आता है, मैं नहा धो के 4 बजे आऊं। तो फिर चाहिएगा, हमने कहा एक खाना चाहिए और दूसरा गाड़ी चाहिए।
मामले में बच्चू भाई का कोई जवाब नहीं, कि खाना भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। तो राधे श्याम, रमेश अथवाल, ये लोग, सुलेमान, ये लोग हुआ करते थे। और इनको पूरा गाड़ी छोड़ने जा, सुबह 4 बजे खत्म हो, 5 बजे खत्म हो, 6 बजे खत्म हो। ने कहा होता क्या था कि आप 10-11 बजे तक सेट लगा, निकले, लेट नाइट पहुंचे घर, फिर सुबह भाग के आ रहे हैं, तो नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती, न इधर रहते न उधर। तो हमने कहा एक रूटीन में आप काम खत्म करो और अगले दिन आप रिलैक्स होके आओ, एक्टर को स्पॉट दिखा दो। नया प्ले तो है नहीं, सारे किए हुए प्ले हैं, ये आपका ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है। तो ये सिलसिला जो है उस समय मैंने, अब पता नहीं क्या है, अब रूटीन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय जब था मैं, तब ये मैंने, और बच्चू भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया और ये सब हम लोगों ने किया जो है। तो इस तरीके से मैं लाइट में जो है लाइट करने लगा, और लाइट में एक्टर से मतलब एक्टिंग को मोर और लेस तिलांजलि दे दी जो है, और मैं इस काम को एंजॉय करने लगा। अरुण सर भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब अरुण त्रिवेदी जी भी हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुजय घोषाल है, देवांशु देवाशीष है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो मतलब रिपर्टरी में मतलब कितने शो कर लेते थे उन शो, मतलब उसमें सारे आप ही टाइप करते? हाँ, उस साल जो है, उस साल 93 94 में 164 शो हुए थे साल में। मनोहर भाई के टाइम पे 160 हुए थे, मुझे जहां तक हल्का हल्का याद है। 4 या 5 शो बज्जू भाई के जमाने में ज्यादा हुए, तो रिकॉर्ड मतलब था कि 2 महीने तो रिपीट वैसे ही बंद रहती है जी। हाँ, 300 डे में तो 150 से ऊपर शो, हर मान लो हर दूसरे दिन शो, और एक दिन में क्या है 3-3 शो होते थे, मतलब 2 शो रविंद्रालय में और मेघदूत में शाम को। फिर वो समर फेस्टिवल होता था कमानी में, मेघदूत में, रविंद्रालय में। तब अभिमंच बना नहीं था, हाँ, तो श्रीराम सेंटर में। तो इस तरीके से समर फेस्टिवल जो है। तो आप लोग जब टूर जाते थे तो क्या सामान लेके जाते थे, सारा लाइट और सारा चीजें फिर वहां जाके लगाते थे? सारा लेके जाते थे, मतलब पूरा लाइट, जिसमें कि रमेश अथवाल, राधे श्याम और अपना सुलेमान, ये तिकड़ी जो है आपस में लड़ती भी रहती थी और काम भी करती थी। तो ये मतलब सारे लोग जो है, मतलब इस तरह से काम करने से मतलब प्रैक्टिस बहुत हो जाती थी, मतलब रिपर्टरी में अगर हम ऐसे काम करते रहे। बहुत, मतलब आप भोपाल कर रहे हैं, अगले दिन फिर इंदौर कर रहे हैं, फिर उज्जैन कर रहे हैं, फिर अब 10 दिन बाद जो है आप कलकत्ता में टूर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप हैदराबाद कर रहे हैं। हैदराबाद तो हमारी ट्रेन ही लेट हो गई थी, वो कैद-ए-आज़ाद प्ले था। तो काफी मतलब उस प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस हुआ, क्योंकि अगर 160 शो 150 शो एक साल में आप करते हैं तो हाथ तो मच जाता है ना, और सारे ऑटो डिमर थे, मतलब लोकेश सर बता रहे हैं 240 260 शो भी करते थे साल में, लोकेश सर। हाँ बिल्कुल करते हो, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, शायद 260 ही होगा उस टाइम पे। मतलब कि मनोहर सिंह के टाइम पे से बज्जू भाई ने 10 शो ज्यादा किए थे 93 में, वो रिकॉर्ड देखने पे पता लगेगा, जो मतलब बाद में ऐसा कुछ हुआ था। तो उस साल काफी शोज हुए थे, मतलब खूबसूरत। जब आप प्ले डिजाइन करते हो तो आप किन किन चीजों का बहुत ध्यान रखते हो डिजाइन करते समय, रिहर्सल में या डिजाइन करते समय किन बातों का स्पेशली आप ध्यान रखते हैं कि ये चीजें आपकी डिजाइनिंग में मदद करती है? वो सारी चीजें मैं सोर्स ऑफ लाइट देखता हूँ, टाइम देखता हूँ, टाइम क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या, मतलब अगर कहीं सेट में अगर, या टाइम, मेन चीज है टाइम क्या है, और टाइम के बाद फिर उस सीन का मतलब क्या है, कह क्या रहा है वो सीन का तथ्य क्या है, सीन वो कहना क्या चाह रहा है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है और मैं इसका ध्यान रखता हूँ। एक तो टाइम फ्रेम कि सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, किस समय में ये घटना घट रही है, तो इसका मैं विशेष मतलब ध्यान रखता हूँ।
और कि वो उससे उस सीन का पूरा साइकी समझ में आता है और वो सीन कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो है मतलब मेरा एम्फेसिस इस पे ज़्यादा रहता है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ जाती है, फिर एंगल आ जाता है, फिर कलर आ जाता है, ये सारी चीज़ें, इंटेंसिटी आ जाती है, लेकिन बेसिक चीज़ है कि ये सीन कहने क्या जा रहा है, बात क्या करने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो डायरेक्टर बात कन्वे करना चाह रहा है, पहले तो उसको समझना और फिर अपने नज़रिए से उसको दर्शकों तक पहुंचाना। तो ये मतलब मैं समझता हूँ, इस तरीके से मैं काम करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा प्ले जिसने आपको बहुत परेशान किया हो कि लाइट करते समय, कि मतलब आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आप उसमें बहुत टाइम आपने दिया हो कि इसको मैं ऐसे करूं, कुछ अलग तरह से करूं? मतलब होता है ना कि कभी-कभी एक आध प्ले बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं। इसको हाँ कैसे करें, कैसे बनाएं? हाँ हाँ, एक प्ले अभी रिसेंटली हुआ है, बाकी कभी किसी प्ले ने मुझे उतना तंग नहीं किया, क्योंकि वो जैसे जैसे सीन डिस्कस होता है, स्पेशली सौरभ के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो वो बात है वेवलेंथ मिलने की। तो वेवलेंथ जब मिल जाती है तो आपको पता लगता है कि आदमी चाहता क्या है जी। वो चाह क्या रहा है, तो आप उस तरीके से फिर आप उसको बुनना शुरू कर देते हैं। तो एक प्ले ने मुझे बहुत तंग किया, वो भी क्या तब होता है जबकि डायरेक्टर भी श्योर ना हो। अच्छा अच्छा। जब, हाँ, क्योंकि डायरेक्टर भी इवॉल्व कर रहा है अपने आप को और साथ में मैं भी इवॉल्व हो रहा हूं और हम दोनों एक्सपेरिमेंट के मोड़ पे हैं। वो कुछ अचीव करना चाह रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐड कर रहा है, कुछ घटा रहा है, कुछ ऐड कर रहा है, कुछ घटा रहा है। तो अभी उसका एक रिसेंट प्ले था, क्या नाम था उसका? बर्फ तो नहीं था? नहीं, बर्फ के बाद उसने किया है, जिसके 11 शो हुए। विदेश में किए? जिसके शो बाहर की, विदेश में की जिसके शो? नहीं नहीं, विदेश में नहीं, इंडिया में ही। अरे नाम, तो उसमें हुआ क्या था, मतलब उसे कैसे, हुआ मतलब ये था कि हुआ ये कि पहला शो हमने ओपन किया और सौरभ ने कहा कि मुझे कलरफुल चाहिए, कलर्स बहुत चाहिए। और हम एक दूसरे से बात करते जा रहे हैं, सीन बनाते जा रहे हैं, और कलर्स मैंने यूज किए जब खुली किताब। हाँ, जब खुली प्ले का नाम था जब खुली किताब। और पहला शो हुआ और पूरा शो उड़ गया, मतलब बना ही नहीं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने किया क्या है? मैंने कहा मैंने तो स्कूल ही प्ले कर दिया, लाल पीला हरा नीला कर दिया। और जबकि इनर कॉन्शियस कह रहा है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। उधर से सौरभ भी परेशान कि हो क्या गया, स्क्रिप्ट इतनी कमाल की स्क्रिप्ट, और पहला शो बना नहीं। उसके बाद उसने दूसरे दिन आया और कम से कम 20 मिनट प्ले को काटा, 20 मिनट प्ले को काटा, और मैंने जितने कलर लगा रखे थे सारे कलर निकाल दिए। और सिर्फ जो मेरा टाइम का, जिस टाइम को मैं मानता हूं कि जो समय है, कि रात है, दिन है, शाम है, और फिर उसके साथ उसके एंगल्स कि सीन के अंदर क्या बात, अब जो तरीका है मेरा, उस तरीके से फिर मैंने उस अप्रोच से फटाफट हमने चेंज किया। और चेंज करने के बाद सेकंड शो के बाद वो प्ले उठ खड़ा हुआ। उसके शो नहीं हो पाए क्योंकि उसके बाद उसकी फिल्में इतने ज़्यादा थी कि वो इसमें होना था अपना पिछली बार भारंगम के ओपनिंग शो में। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें था क्या, क्योंकि एक तो कास्ट बहुत लंबी थी, ओपेरा स्टाइल में था, पूरा म्यूजिकल था, और म्यूजिकल प्ले था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले था, जिसके कि 3 शो हमने लखनऊ में किए, फिर 11 शो 5 शो हमने कमानी में किए, 6 शो हमने बॉम्बे में किए, तो कुल मिला के 15 शो हुए। उसके बाद वो शोज काफ़ी होने थे,
लेकिन लोगों को वो, क्योंकि बड़े एक्टरों के साथ प्रॉब्लम होती है ना, डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह तो उस प्ले ने वाकई बहुत परेशान किया था। लेकिन बाद में फिर जो गोल था हमने अचीव किया और मजा आया करके। दादा, मतलब जब से आपने थिएटर मतलब लाइट्स शुरू की और अभी तक में बहुत सारा अंतर आया है लाइट्स में, बहुत सारा। मतलब उस अंतर को कैसे देखते हैं? मतलब वो पॉजिटिव है, निगेटिव है वो? क्योंकि एक माइंड सेटअप हो गया, उसके बाद उस समय बाद चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एलईडी के बारे में क्या है, एलईडी अभी आ गई है, या पेपर्स हमारे लोग यूज नहीं करते, फिल्टर पेपर यूज कम हो गया। तो इस तरह के जो चेंजेस आए उनके बारे नहीं, में मतलब जी मेरा ये मानना है कि जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था, जी डिपेंड करता है कि प्ले आपका किस नेचर का है। अगर मैं एलईडी यूज कर रहा हूँ, बैक से यूज कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा साइड से मैं प्रेफर, डिपेंड करता है कि प्ले क्या कह रहा है। अगर कोई बहुत सीरियस प्ले है, बहुत ही इंटेंस प्ले है, और वहां पे वो कलर, वो नियॉन कलर अगर जेल नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो मैं कभी यूज नहीं करूंगा। मैं वही टिंट यूज करूंगा 117, 118, 115, 116, जो कलर के शेड्स हैं, जी 206, 209, ये जो शेड्स हैं वही यूज करूंगा, जो टोन, जो आपके स्किन टोन को एनहांस करते हैं। हाँ, जैसे कि अभी किंग लियर हुआ, किंग लियर में मैं कैसे एलईडी इस्तेमाल कर लूंगा? नहीं कर सकता मैं, जी क्योंकि जी जी प्ले का टेम्परामेंट वैसा नहीं है। जी हाँ, लेकिन अगर जी कोई उस तरीके का प्ले है, हाँ, आप जैसे मैं क्लासिक्स में मुझे लिबर्टी मिल जाती है, हाँ, क्योंकि मिथ कर रहे हैं, तो वहां पे मैं शार्पी भी यूज कर लेता हूँ। अब मिर्च जी कटकम हो रहा है तो मैं वहां शार्पी भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन तरीके से, इंटेलिजेंट जी तरीके से। उसको घुमाना नहीं है, उसको जी टहलाना नहीं है, उसको रॉक शो नहीं बनाना है। लेकिन अगर जंगल का सीन है तो उसके गोबो यूज कर लिए हैं, तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और चेंजेस हैं, तो टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का नजरिया भी देखते देखते, क्योंकि स्टार नाइट देखते हैं लोग, ये देखते हैं, वो देखते हैं, वो भौचक जो है। लेकिन बात वही है कि जो नाटक की आत्मा है वो मरनी नहीं चाहिए, वो, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा बनी रहनी चाहिए। अगर आपके इस्तेमाल से उसमें एनहांस हो रहा है तो ठीक है, अगर उसको किल कर रहा है तो फिर वो क्राइम है, वो पाप है। सुमन दा का एक क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया सा, हम्म। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, देखिए। प्ले ने परेशान किया, क्या इसी तरह एक्टर्स ने भी परेशान किया? हाँ, बहुत 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 एक्टरों ने परेशान किया, क्योंकि माफ करिए, आप एक्टर हैं दादा, सुमन भाई, 80% एक्टरों को पता ही नहीं है कि लाइट लेते कैसे हैं। मैं 80% बोल रहा हूं, और जी 80% वो जो ट्रेंड हैं, ट्रेंड एक्टरों को नहीं मालूम। इसलिए मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि अभी जो एक्टर निकल रहे हैं वो सिर्फ एक्टिंग को ध्यान में रख के निकल रहे हैं, वो स्टेज क्राफ्ट को ध्यान में रख के नहीं निकल रहे हैं, वो लाइट को ध्यान में रख के नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इस्तेमाल उन्हीं को करना है। सेट भी इस्तेमाल उन्हीं को करना है, लाइट भी इस्तेमाल उन्हीं को करना है, म्यूजिक भी इस्तेमाल उन्हीं को करना है, कॉस्ट्यूम इस्तेमाल उन्हीं को करना है, लेकिन उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। तो जब तक भैया आपको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी, आप मास्टर मत बनो, लेकिन पता तो रखो कि ये लाइट क्या है, ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये इसका इसका सोर्स क्या है। जब तक आपको पता नहीं होगा, आप उसका इस्तेमाल लेने, मैं क्रॉस लाइट दिया जा रहा हूं, आप सामने खड़े हो गए, अब वो सीन सामने सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसमें मजबूरी है, वो सीन की बात ऐसी है। अब उस पे आपने क्या किया कि आप दो एक्टर हैं, आमने सामने खड़े हो गए। आमने सामने कभी नहीं एक्टर खड़ा होता, शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होता है। लेकिन ट्रेंड एक्टरों की मैं नाम नहीं लूंगा, सैकड़ों एक्टर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्टेज पे खड़ा कैसे हुआ जाता है, मूव कैसे लिया जाता है। 3-3 साल ट्रेनिंग करने के बाद, 2-2 साल ट्रेनिंग करने के बाद एक्टर बन के निकल गए, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि मूव कैसे लेते हैं, किस पैर पे वजन होगा तो वेट आगे की तरफ शिफ्ट होगा और स्मूथली वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत एक्टरों ने परेशान किया, बहुत ज्यादा।
उनको बार बार बताना पड़ता है, उसके बाद भी अब एक दूसरे पे शेडो आ रही है। अब हम परेशान है, लाइट बूथ में गालियां दे रहे हैं, अरे भैया थोड़ा सा तो साइड हट लो, क्योंकि मैं फ्लड नहीं कर सकता, अगर फ्लड करूंगा तो वो सीन खत्म हो जाएगा। तो ये है, मतलब 80% एक्टर जो है वो अनट्रेन्ड है इन सब चीजों को लेकर के। जबकि मतलब ये तो मैंने सीखा हुआ है अपने गुरु से, राज साहब ने। राज साहब बहुत स्ट्रांगली कहते थे कि आपको हर चीज आनी चाहिए कंप्लीट, और शायद यही कारण था कि रघुवीर यादव को स्टेज क्राफ्ट में जो है डिप्लोमा मिला है, सुधीर कुलकर्णी को मेकअप में डिप्लोमा मिला है। शायद यही कारण था कि एक्टर तो हो तुम, बाकी चीजें जानो। उस जमाने में इस तरीके से मैं सुना करता था, क्या सच है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा था। तो वाकई बहुत ब्रिलियंट आइडिया था कि आप जो हैं वो तो हैं, आप बाकी चीजों को आप जानिए, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे सही तरीके से रंगमंच के अंदर। दिनेश पोद्दार साहब भी वही बोल रहे हैं कि आपने सही बोला कि मतलब एक्टर गलतियां करता है, सारा दोष जो है लाइट डिजाइनर पे आ जाता है कि लाइट खराब है। हाँ, क्योंकि वो अनट्रेंड है, और बड़ी दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि पढ़ाने वाले भी नहीं मालूम, जो पढ़ा रहे हैं उनको, जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि इनको ये पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी भी गलती नहीं है, या उनको बताया जा रहा है और निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो अपने नशे में है कि मैं तो भाई एक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, बस हूं एक्टर हूं। लेकिन एक्टर हो भैया ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो आहार्य है उसका इस्तेमाल तो करना जानो, ढंग से उसको इस्तेमाल तो कर लो, तब तो दिखोगे, तब तो एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को। अंधेरे में चले जाओगे तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? जी बात है। हाँ। अच्छा, आप तो थिएटर की भी लाइट करते हैं, डांस की भी लाइट करते हैं, तो डांस और थिएटर जब की लाइट्स करते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है या क्या अंतर पाते हैं आप? बहुत बहुत मैं चाह रहा था कि ये तुम सवाल पूछो मुझसे। डांस का बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा तजुर्बा है। अभी रिसेंटली जो है कुछ महीनों की पहले के, मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है, कहीं मैं कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहा था, तो कथक के अंदर एक डांसर ने कहा कि मैं ठुमरी कर रही हूं। अब सुनना, मैं ठुमरी कर रही हूं, लाइट को चकाचक कर देना, यानी कि फुल स्टेज ब्राइट कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब वो बेचारी उन डांसर को लाइट का नॉलेज ही नहीं है कि आप भाव कर रही हैं, आप भाव कर रही हैं। उस भाव में मैंने क्या किया, बदरंग कर दिया आपको, अभाव कर दिया। अगर वहीं पे उस भाव के अकॉर्डिंग मैंने लाइट की होती तो वो भाव और एनहांस हो जाता। भाई नाट्य शास्त्र में आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, तो ये लाइट यहां पे आपका आहार्य बन जाता। अगर आप कान्हा की बात कर रही हैं, राधा की बात कर रही हैं, रास की बात कर रही हैं, अगर मैं उस समय चांद ले आऊं, तारे ले आऊं, थोड़े से कट लाइट ले आऊं, थोड़ा सा कलर उस तरीके से प्ले करूं, आपके बॉडी लाइन को इनहांस करूं, आपने कहा आप फ्लैट कर देना एकदम चका। और सबसे बड़े डांसरों की प्रॉब्लम है 3 ही स्पॉट चाहिए बस, लेफ्ट राइट सेंटर। और ज्यादातर डिजाइनर भी इसी में खुश हैं, जो अपने आप को डिजाइनर कहते हैं कि लेफ्ट में जला दो, सेंटर कर दो और नाच के चले गए। लेकिन डांसरों को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि लाइट उनके परफॉर्मेंस में क्या एड ऑन कर सकती है। उस भाव को, वो भाव अधूरा पहुंचा है, जो आपने मेहनत करके आपने नाच दिया ठीक है, लेकिन वो रस, वो रंग, वो सौंदर्य, भाई आप दोपहर को नाचते क्यों नहीं है? पहले बाहर मंदिरों में या बाहर भाई सुबह नाचते थे या शाम को नाचते थे? सुबह 7 बजे से लेके और 9 बजे तक जो सनलाइट है उसका एंगल क्या है, उसका कलर टेम्परेचर क्या है,
और शाम, दोपहर में तो सन टॉप हो जाता है, दोपहर में तो कोई नाचता नहीं। तो अगर वो नेचर की चीजें मैं ले लूं तो आपकी खूबसूरती, आप सन के अगेंस्ट होके नाच रहे हैं, सन को प्रोफाइल देके नाच रहे हैं, आपके बॉडी लाइन पे जो ग्लो पड़ रहा है, जो एक लाइन क्रिएट हो रही है, ये क्योंकि उन लोगों की भी गलती नहीं, उन लोगों ने भी कोशिश, कुछ लोग हैं ऐसे नहीं कि सारे हैं, कुछ लोग हैं जिनको की लाइट की नॉलेज है और वो डिमांड करते हैं और बट ज्यादातर जो डांसर्स हैं वो कहते हैं भैया मैं भाव कर रही हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, मैं तो टुकड़ा परन और इस तरीके का अल्टा पल्टी जितना भी होता है, या मैं इसमें भी करने की बात कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल, कि अगर आप इसको भी लाइट के साथ आप अगर मिल के करें तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम अलग हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, मतलब थिएटर में लाइट्स करना है या डांस में लाइट करना? दोनों का अपना अलग है, दोनों का अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं। थिएटर की बात अलग है और डांस में क्या है, थोड़ा रिदम को पकड़ना पड़ता है, लय को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से करना। तो दोनों का अपना अलग अलग क्षेत्र है, दोनों का अपना अलग अलग फील्ड है। तो चैलेंजेस दोनों में है, दोनों में ही उतने ही चैलेंजेस हैं। तो यहाँ बॉडी के थ्रू बात कहनी है, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मैं तो पूरे, जब नाच रहे हैं आप तो पूरी बॉडी नाच रही है, यहाँ भी एक्टर है तो पूरी बॉडी है, सिर्फ चेहरा एक्सप्रेस नहीं करता है, होल बॉडी, एक एक मसल जो है आपकी एक्सप्रेस करती है, एक एक स्टांस आपका एक्सप्रेस करता है, और उसको हाईलाइट करना है, उसको दर्शाना है, दर्शकों तक उसको पहुंचाना है। तो दोनों का अपना वजूद है और दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। तो मैं दोनों को, मतलब ये कम ये ज़्यादा मैं आंक नहीं सकता। ठीक। तो जो आज नए बच्चे आए लाइट सीखने के लिए, वो लोग कैसे, कहाँ और किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए लाइट के लिए? क्योंकि आज आपने जैसे शुरू में बोला कि आज एक नाटक करने के बाद हर कोई लाइट डिजाइनर है, तो उनको कैसे मेहनत करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कहाँ जाके सीखना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं लाइट का। हाँ, तो मैंने जो है, मेरे साथ 2 बच्चे मेरे साथ रहे, एक दिव्यांग श्रीवास्तव है और दूसरा बीएनए का पास आउट है, राहुल जो है चौहान जो है। तो इन दोनों को, क्योंकि मैं आहे गाहे बगाहे काम करता हूँ भाई, रोज़ तो काम आता नहीं है, महीने में 4 शो कर लिए, 5 शो कर लिए, बाकी शो मैं बॉम्बे में ज़्यादा करता हूँ तो बॉम्बे जा नहीं सकते। तो मैंने उनको ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा मेथड समझाया। मैंने कहा सबसे पहले इस चीज़ को जानना शुरू करो, और जानने के लिए किसी भी वेंडर के साथ जुड़ जाओ, जैसे बत्रा है, मॉडर्न है, धवन है, या कोई भी है, वो पैसा दें चाहे न दें, आप उनके साथ जुड़ जाओ। पहले जो इक्विपमेंट है उसको जानो, वो इक्विपमेंट काम क्या करता है वो जानो, वो वर्क कैसे करता है वो जानो। क्योंकि डिजाइनिंग जो है वो स्किल जो है, जब ये स्किल सीख जाओगे तो वो एक मेटाफर, मतलब एक दिमाग की सोच है आपकी, विजुअलाइजेशन है। तो वो आप जब ये जान जाओगे कि ये इक्विपमेंट इस तरीके से ये काम करते हैं, तो उनका इस्तेमाल जो है आप बहुत अच्छे से अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से कर पाओगे। तो इन दोनों लोगों ने गुलशन के यहाँ, मैंने कहा बुरा मत मानना, वहाँ लेबर टाइप के लोग होते हैं, बदतमीजी से बात करेंगे, लेकिन आप जब वहाँ जाओगे तो पहले क्या कहेंगे, पेटी उठा, सीढ़ी पकड़, लाइट टांग, तुम टंगाओ, तुम लग जाओ। तो आप देखोगे कि 6 महीने में आप काफ़ी कुछ जो है उस इक्विपमेंट के बारे में जान जाओगे। क्योंकि हमारे टाइम पे इक्विपमेंट हमने भी इसी तरीके से सीखा, अभी टाइम कम है, शॉर्ट टाइम में लोग सीखना चाह रहे हैं, और तब इतने शोज हुआ भी नहीं करते थे। तो इस तरीके से इन दोनों बच्चों ने जो है वहाँ जाके इनके साथ, और अभी तो दिव्यांग तो काफ़ी आगे निकल गया है, और ही वन ऑफ द प्रोग्रामर, एमए प्रोग्रामर, एमए 3 का प्रोग्रामर है वो, और बहुत अच्छा कर रहा है। और राहुल भी इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा कर रहा है। तो इन लोग, इनको यही बोला मैंने, हमने कहा कि इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट यही हो सकते हैं कि आप वेंडर पकड़ लो,
कोई भी वेंडर पकड़ लो, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो फिलॉसफी है, वो मैं बताता हूँ। मैं उसको, मेरे साथ रहोगे कि मैंने ये सीन कैसे वर्क किया, ये सीन के पीछे मैंने क्या सोच है, कैसे देख रहा हूँ मैं इस सीन को, ये हम आपस में डिस्कस करते रहेंगे, तो इससे आपकी नॉलेज इन्हांस होती जाएगी। तो मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है लाइट डिज़ाइनर बनने का, जो है कि पहले इक्विपमेंट को जानो, उसके बाद इक्विपमेंट करता क्या है ये जानो, उससे अपना तालमेल बढ़ाओ, बातचीत करो उस इक्विपमेंट के साथ, तो फिर तो दादा, सुमन दा का एक सवाल है कि लाइट डिजाइन में डायरेक्टर भी भागीदारी होती है, या लाइट डिजाइनर स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से स्क्रिप्ट के डिमांड के अनुसार डिजाइन करता है? नहीं, डायरेक्टर की काफ़ी हद तक डायरेक्टर की भी भागीदारी होती है। वो कहता है कि मुझे इस तरीके चाहिए, इस तरह, लेकिन हम दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना, क्योंकि मेरा भी एज ए डिज़ाइनर मेरा भी एक आउटपुट, जैसे जब खुली किताब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे यही बात हुई कि वो डायरेक्टर कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद ये वर्क नहीं करेगा जो तुम सोच रहे हो, लेकिन मैंने वो किया, तो हुआ क्या कि वो मिसफायर हो गया। तो मतलब दोनों तरफ से है कि कभी कभी डायरेक्टर की भी कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे सजेशंस आ जाते हैं, हाँ, तो वो जो हमसे छूट जाते हैं, और कभी कभी हमारे रहते, क्योंकि जब दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, पूरे टीम की, एक कंपोजिट आर्ट है सबकी, मतलब कभी कभी तो एक लाइट टांगने वाला आके बता जाता है, कोई 20 साल 30 साल पुराने जो है एक्सपीरियंस लोग हैं, पहले रिहर्सल देखी, उसके बाद आके दादा आपने अगर ऐसा करो तो मजा आ जाएगा, वो उसको मजा चाहिए, उसको वो सीन में वर्क करेगा नहीं करेगा, मजा कैसे आएगा, उसने सीन देख लिया, सीन के न्यूआंस को समझ गया, और उसने सजेस्ट कर दिया कि अगर आप ये करोगे तो मजा आ जाएगा, उसका लैंग्वेज ये है, लेकिन वो सीन कैसे वर्क करेगा वो भी आके बता जाते हैं। तो आपको खुला रखना चाहिए, ईगो हटा के, मतलब क्योंकि कंपोजिट आर्ट है, कभी कभी म्यूजिक काफी हेल्प करता है, सारी चीजें हेल्प करती हैं। तो ये लालटू का एक सवाल है, अकेला इंडिविजुअल तो हो नहीं सकता, एकदम हो नहीं सकता, थिएटर में नहीं हो सकता। सुजय घोषाल जी का एक सवाल है, आपने जो स्पेशल लाइट एक्टर के लिए लगाया, अगर वो लाइट से भटक गया तो आप उसका ऑप्शन क्या रखते हैं, जनरल लाइट क्रॉस लाइट को छोड़ के? ऑप्शन क्या रखते हैं, फिर तो उसको दिखाना है ना भाई, फिर सीन गया तेल लेने। सीन का जो मतलब है, अब जो तुमने प्ले किया था, वो जिसमें 9-10 बामन ने, वो कौन सा, गजब तेरी अदा, हाँ तेरी अदा, गजब तेरी अदा। अब उसमें इतने सारे स्पॉट थे, उसमें से एक स्पॉट से बाहर आ गया, तो तुमने क्या किया, वो एरिया उठाना पड़ा, मजबूरी है ना। लोग क्या कहेंगे, अरे लाइट वाला मतलब ना बेवकूफ है, एक्टर अंधेरे में चला गया वहां, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अंधेरे में ना जाने पाए। तो उस समय वो 9 स्पॉट गया भाड़ में, पहले तो दिखाना। इसीलिए मैंने ये बात कही ना कि एक्टर को, जो यूजर है उसको वो आना बहुत जरूरी है। लाइट कहाँ से हो रही है, कम से कम उसको एक बेसिक नॉलेज लाइट की, साउंड की, कॉस्ट्यूम की। स्कूलों में ट्रेनिंग क्यों होती है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग क्यों, इसीलिए तो है, लेकिन बदकिस्मती से लोग करते नहीं है, वो एक्टिंग में मशगूल रहते हैं। जो एक्टर जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब एक्टर चले जाते हैं तो बाकी चीजें छोड़, वो कहते हैं कि जो डिजाइनर है उसी का काम है ये सब, मेरा काम तो एक्टिंग है। लेकिन भाई एक्टिंग है, लेकिन एक्टर को ये सारी चीज इस्तेमाल तो करनी है, ये भी तो जानो। तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर एक्टर तभी दिखेगा, कोई भी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब लाइट होगी, हाँ, तो सही जगह पे आना जरूरी है, तो प्रॉपर्टी भी तभी दिखाई पड़ेगी। भैया अगर मेरे अंदर से लाइट निकल गई तो राम नाम सत्य है जी, और स्टेज से लाइट निकल गई तो प्ले का राम नाम सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी वजह से आप दिख रहे हैं, आपका एग्जिस्टेंस है, ये वो कॉम्पिटेंट है। जी, हाँ,
एक और सवाल सुमन दादा दादा, हाँ एक और सवाल कि ज्यादातर अपन लाइट डिजाइनर 2 या 3 रिहर्सल देख कर ही लाइट डिजाइन कर देते हैं। हाँ कुछ डिजाइनर खूब रिहर्सल देख के डिजाइन करते हैं और हाँ अक्सर काम काम दोनों से चलता है। हम्म। तो क्या एक बेसिक लाइट डिजाइनर हर प्ले का एक होता है और सीन के भाव को उजागर करने का स्पेशल काम किया जाता है, तो सही क्या है? पता नहीं, मैं मेरा अपना मानना है, जो लोग 2-3 रिहर्सल देख के कर लेते हैं वो वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काबिल लोग हैं, वो ग्रेट लोग हैं जो 1-2 रिहर्सल देख के कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जब नाटक बन रहा होता है, क्योंकि आप उसके एक अहम किरदार हैं, आप एज ए डिज़ाइनर, लाइट डिज़ाइनर, आप उसके एक अहम हिस्सा हैं। जब नाटक रिहर्सल के टाइम में इवॉल्व हो रहा होता है, उस समय से ही आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, तब वो प्रस्तुति में आपका सहयोग बनेगा। जो 2 रिहर्सल देख के, 1.5 रिहर्सल देख के सिर्फ बत्ती जला के चले जाते हैं, मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ ऑन ऑफ करके चले जाएंगे। देखो, दिखने को तो सब कुछ दिख जाएगा, एक हंडा जला दिया तो भी दिख जाएगा, लेकिन जब डिज़ाइन की बात आती है, जब थिएटर इवॉल्व होता है डे बाय डे, जैसे एक्टर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, तो डिज़ाइनर भी वो रिहर्सल से, उनके इनपुट से, उनके बातचीत से वो चीज़ें पकड़ता है, इमोशंस पकड़ता है, और फिर उस इमोशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करता है। मेरा ये प्रोसेस है और मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ, और तभी काम करने का मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं। हम 2 दिन के अंदर लाइट कर दिया तो ये तो पता नहीं, मतलब मेरी समझ के परे है। हो सकता है बहुत ऐसे काबिल लोग हैं जो 2 दिन में कर देते होंगे या कर देते हैं। तो ये मेरा प्लान बनाना लाइट का, या जितने सारे प्लान होते हैं, हाँ क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि शायद, है ना, क्योंकि जो एक दिन में बना लेते हैं, क्या वो प्लान बनाते होंगे? जितने सारे प्लान्स बनते हैं, जो सोच बनता है। अब ये सवाल तो मैं मेरी समझ है 2 दिन में करके प्लान की, डे बाय डे जैसे एक्टिंग में ग्राफ बनता है, वैसे लाइटिंग का, अपनी लाइटिंग की भी एक नरेटिव होता है, एक स्टोरी लाइन होती है, वो स्टोरी लाइन बनती है। हम बुनते हैं, हम बाकायदा नोट्स तैयार करते हैं कि वो क्योंकि लाइट भी कहानी कह रही है, आपकी कहानी के साथ साथ अपनी बात वो कह रही है जी। तभी 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 एक्टर की बात को वो पहुंचा पाएगी, जी एक्टर की बात को तभी पहुंचा पाएगी। जी जी। तो मतलब मैं स्कूल में या कहीं भी, मैं मैं शुरू के दिन में जब तक एक्सरसाइज होता है तब छोड़ के, लेकिन जैसे ही रीडिंग पे आते हैं तो मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। रीडिंग पे आके, फिर ब्लॉकिंग पे आके जब सीन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे आपको मोमेंट मिल जाते हैं काम करने के, जो है पकड़ने के, और फिर वहां से फिर आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। फिर आपका रिगिंग प्लान बनता है, फिर कलर कलर तो बहुत बाद में आता है। रिगिंग पे लाइट कौन से यूज कर रहे हैं हम, फ्रिजनल यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट लाइट चाहिए, प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, या मूविंग हेड यूज कर रहे हैं, किस तरीके के वॉशेस यूज कर रहे हैं। तो ये सब उसी दरमियान वो खुद ब खुद अपना स्पेस लेना शुरू कर देता है, इक्विपमेंट स्पेस लेना शुरू कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप 2 दिन में पता नहीं कैसे 2 दिन में कर देते हैं लोग, वो ग्रेट लोग हैं कि 2 दिन में कर देते हैं, या उन्हें एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन मैं, जहाँ तक कि मैं पूरा, अगर एक कोई नाटक हो रहा है तो 20 दिन 25 दिन आराम से टाइम दे के मतलब काम करता हूँ। तो दादा, ये देवाशीष मिश्रा है, उनका कहना है कि बेयरफुट इन एथेंस, राज बिसारिया सर का जो प्ले था, इसकी लाइट आपने की, उसके बारे में उसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। इस समय तो उतना ध्यान नहीं आ रहा है, वो काफी पुरानी बात हो गई, और उसमें भी राज साहब का काफी इनपुट था। अच्छा।
हाँ, उसमें भी राज साहब ने, क्योंकि राज साहब खुद भी एक लाइट डिजाइनर हैं, तो वो तो कॉस्ट्यूम सेट लाइट सब कुछ करते हैं, तो उसमें उनका काफ़ी अहम रोल था। तो अब हालांकि उतना विस्तृत में मैं ध्यान में नहीं है अभी। हाँ, ठीक तो है। लेकिन उसमें उनका उनका इनपुट काफ़ी था। गुलशन भैया भी देख रहे हैं आपको, हाँ गुलशन भैया भी हैं। हाँ हाँ सुमन दा का एक क्वेश्चन और है, हाँ। लोकेश सर का है, आपको हम्म, लाइट करने में मजा कब आता है? लोकेश सर ने हाँ पूछा हाँ। है। लाइट करने में मजा तब आता है जब उस प्ले को पब्लिक एंजॉय करती है, तब मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम्म, क्योंकि अगर लाइट पे ताली बज गई तो वो कहीं ना कहीं मुझसे पाप हो गया। लेकिन अगर वो नाटक निकलने के बाद, जैसे बहुत सारे नाटक हैं, नाटक निकलने के बाद जो है लोग मेस्मराइज होके बाहर गए, तो वो सिर्फ लाइट की वजह से नहीं गए, वो उसके म्यूजिक की वजह से, उसके एक्टर की वजह से, उसके कथ्य की वजह से वो कंप्लीट मेस्मराइज होके गए। तो उसमें लाइट का भी एक रोल होता है, तब बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत मजा आता है, मुझे तभी बहुत मजा आता है। सुमन दा का एक क्वेश्चन है, क्या कभी चलते प्ले में ऐसा लगा कि अरे यार यहाँ कुछ अलग कर सकते थे? हाँ, कई बार, कई बार, कई बार, कई बार। और कभी कभी कुछ और भी कर देते हैं इम्पल्सिव होके, और तब समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया। जो फ्लूक में कभी कभी क्या होता है कि फेडर है, एक हाथ ही लग गया फेडर से, और अचानक वो लाइट जल गई और कुछ बात बन गई। तो ये भी काफी होता है, मतलब कभी हमेशा कभी नहीं चलते होता है। चलते चेंज, लेकिन कभी कभी चलते चलते चेंज भी तो हो जाता होगा लाइट्स, कि मतलब आपने सोचा हाँ, कुछ था लेकिन कुछ और ही आइडिया आ गया और ही बना दिया। और ही बना दिया, और ही बन गया। ये राजनाथ मैं दीक्षित जी का क्वेश्चन है, हाँ उदाहरण के तौर पर भारतेंदु नाट्य समारोह के 7 नाटकों की लाइट एक साथ कैसे कर लेते हैं? मतलब क्योंकि 7 थॉट्स आपको रखने हैं, 7 थॉट्स आपको देने हैं, तो एक साथ जब 7 नाटक कर रहे होते हैं तो उनको अलग कैसे कर पाते हैं? क्योंकि सातों नाटक वो अलग अलग हैं भाई, सातों नाटक अलग अलग हैं, सातों नाटक की प्रक्रिया अलग है, सातों नाटक के एक्टर अलग हैं, सातों नाटक का कथ्य अलग है, तो अपने आप ही वो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, जी उसमें मेहनत ये करनी पड़ती है तो उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। सातों नाटक की रिहर्सल देखना, हाँ, जब से वो कभी यहाँ एक एक का यहाँ देख रहे हैं, एक का वहां देख रहे हैं, परसों वहां देख रहे हैं, नरसों वहां देख रहे हैं, तो कम से कम 8 9 10 रिहर्सल कम से कम देखना जो है। तो वो चूंकि नाटक अलग अलग हैं, इसलिए वो उनकी लाइटें, उनकी भाषा अलग अलग है, उनके दृश्य अलग अलग हैं, तो अपने आप ही वो अलग अलग हो जाते हैं। उसमें मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद कह रहा है नाटक कि मुझे ऐसा करो। तो जी। ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आपने ये नाटक के तथ्य को पकड़ लिया तो। दिनेश पोद्दार जी का एक क्वेश्चन है कि लाइट रिहर्सल कितनी मिलनी चाहिए स्टेज पर? हाँ, ये बात, ये 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 तो बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि हमें तो एकदम मास्टर माना जाता है कि 12 बजे हॉल लो और शाम को शो कर दो, रिहर्सल गई भाड़ में। लेकिन मिनिमम, कम से कम 3 रिहर्सल तो चाहिए, ज्यादा मिले अच्छा है। अब्रॉड ब्रॉडवे तो छोड़ दीजिए आप, वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन कम से कम 3 रिहर्सल तो लाइट के साथ चाहिए चाहिए। हमें तो यहाँ पे तो नाटक होता है और सीधे कहते हैं कि भैया आ जाओ शो करो, 2 बजे हॉल मिला है, शाम को शो है, और फिर उसमें उम्मीद ये है कि कमाल होना चाहिए। हर चीज़ के लिए टाइम होगा, म्यूजिशियन आएंगे, हाँ, कॉस्ट्यूम वाला आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन लाइट वाला 12 2 बजे आएगा और शाम को, क्योंकि टाइम नहीं है, बजट नहीं है,
और हॉल जो है बहुत महंगा है, इसलिए आपको 4 घंटे में लाइट करनी है। मजबूरी है, करना पड़ता है, लेकिन फिर उसमें उतना मजा नहीं आता है। योगेंद्र चौबे जी का क्वेश्चन है, यथार्थवादी संगीतमय रंगमंच के अंतर को लाइट डिजाइन में आप कैसे दिखाते हैं? वो डिपेंड करता है ना, वही बात आ गई, डिपेंड करता है कि अगर यथार्थवादी है तो उसका अप्रोच जो है वो रियलिस्टिक होगा, और जब संगीत में अगर फोक है तो उसका अप्रोच उसी तरीके से लिरिकल होगा। उसमें कलर, अगर किसी गांव की बात है, किसी फोक की बात है, किसी रूरल की बात है, वहाँ का वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वाइब्रेंट है, तो उसी तरीके से उसको रचेंगे बसेंगे। और अगर मॉडर्न है, यथार्थवादी है, तो उसमें उसी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसी तरीके के कलर्स होंगे, उसी तरीके के एंगल्स होंगे। तो ये दोनों में उसी तरीके से खेलना पड़ेगा हमें, कि अगर यथार्थवादी नाटक कर रहे हैं तो हम काफी सेटल होंगे, शार्प होंगे, कट थ्रोट होगा, एंगल्स बहुत शार्प होंगे, जो कि हमारे अगर मॉडर्न है, मॉडर्न समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं, और स्पेशली वो कथ्य क्या कह रहा है, और अगर फोक है तो वो उसी तरीके से फ्लोरल होगा, वो पूरा वो खुशनुमा होगा। खूबसूरत दोनों ही होंगे, दोनों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अल्टीमेटली तो खूबसूरत लगना चाहिए, ग्राह्य होना चाहिए। तो दोनों को करने दिनेश जी का कहना है कि लाइट वालों के लिए बजट ही नहीं होता, हमेशा ये होता है दिक्कत सबसे बड़ी। अरे बजट छोड़िए, नाम तक नहीं लेते पोस्टर में नाम तक नहीं देते, स्टेज पे नाम पुकारना भूल जाते हैं कि लाइट किसने किया था, जबकि ये नहीं पता कि अगर लाइट ना हो तो वो एक भी दिखे ना। जो डायरेक्टर या जो लोग हैं, जो अनाउंसर हैं, वो अक्सर ज्यादातर मेरे साथ होता है कि नाम ही नहीं लेते, भूल जाते हैं। तो बजट की तो बात, बजट तो बहुत दूर की बात, पहले नाम ही, क्रेडिट ही दे दें, बड़ी बात है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात। दादा आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला शो किया, मन मुताबिक लाइट मिल गई, लेकिन दूसरे शो में ऐसा ना हो पाए, तो क्या करें कि नाटक पे असर ना पड़े? रेपटुआ के शुरुआती संदर्भ में दादा। अब इसका मैं क्या बोलूं, जो है क्या है, फिर से पढ़ना जरा। पहला शो मन मुताबिक लाइट मिल गई, दूसरे शो में मिलती नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? नाटक पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, काम चलाते हैं, फिर काम चलाते हैं, फिर किसी तरीके से काम चलाते हैं कि चलो भाई खाना पूर्ति कर देते हैं, लेकिन वो मन को मार के। लेकिन हाँ, उसमें भी स्ट्रगल रहता है कि कुछ न कुछ तो अचीव कर लें यार, कुछ न कुछ तो हम दिखा दें, क्योंकि अपना भी तो एग्जिस्टेंस है ना, अपना भी तो एक मैं आता है कि मैं हूं। चलो ठीक है, आज 100 लाइटें नहीं मिली हैं, 25 लाइटें मिली हैं, तो 25 लाइटें में कोई एक मोमेंट तो नाटक का निकाल के दिखा दूं। तो वहां भी जो ट्रू थिएटर वाला है, ट्रू डिजाइनर है, वो लड़ता है, कहीं ना कहीं से वो अचीव करने की कोशिश करता है। कम में भी वो तड़पड़ाएगा, चिल्लाएगा, झुझलाएगा, लेकिन जब वो बोर्ड पे जाएगा, जब स्टेज पे जाएगा, रिक करेगा, तो भी उसके दिमाग में चलता रहेगा कि चलो यार, चलो 10 सीन नहीं बनेंगे ना, 10 सीन जनरल में निकालूंगा, लेकिन एक सीन को उस सीन के मुताबिक करूंगा। तो कहीं ना कहीं से 2 लाइटें जो है उस सीन के लिए रख लेते हैं कि उस सीन पे जैसा त्रिपुरारी मैम के प्ले में जो उस ऊपर से बनाते थे, तो आप कुछ करते थे उसका कि कम लाइट में कैसे करूं मैं? जो में मैं आपसे नहीं कहता था इसको कैसे करेंगे, इतनी लाइट कहां से लाएंगे? आधा चांद, शार्पी, आधा चांद में। हाँ, वो जो वो कॉल सेंटर का जो सीक्वेंस था। हाँ 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 हाँ, तो वो चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन चलो ठीक है, उसमें भी हमने कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो छटपटाहट रहती है। ये जमीर मुस्ताक जी है, इनका क्वेश्चन है कि नवीन तकनीकों के कारण क्या अभिनेता कमजोर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभिनेता कभी कमजोर नहीं हो सकता अगर वो अभिनेता है तो।
क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ने वाली चीजें है, तो पिलर तो वही है। स्टेज पे जो खड़ा है, अगर वो खड़ा ही नहीं है स्टेज पे, वो स्टेज पे है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है, तो उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर एक्टर का अस्तित्व स्टेज पे नहीं है, वो अपना एहसास नहीं करा पा रहा है, तो फिर वो तकनीक को दोष न दे, क्योंकि तकनीक उसको सपोर्ट करने के लिए है, उसको एनहांस करने के लिए है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अगर अच्छा एक्टर होगा तो वो कहेगा वाह क्या बात है, आज मजा आ गया। लेकिन वो अभिनेता पे डिपेंड करता है। जी। ये राजनारायण जी का क्वेश्चन, इम्प्रोवाइज लाइट के विषय में क्या विचार है? मैं इम्प्रोवाइज लाइट से मैं इनका तात्पर्य नहीं समझ पाया। इम्प्रोवाइज लाइट मतलब क्या, जरा मतलब इम्प्रोवाइज लाइटिंग के विषय में। इम्प्रोवाइज लाइटिंग मतलब किस तरीके का इम्प्रोविजेशन? देखते हैं। सुमन दा ने क्वेश्चन तब तक और पूछ लिया आपसे। हाँ, हमारे देश में रंगकर्म में संसाधन की कमी है। ज्यादातर छोटे शहरों में 10 लाइट भी उपलब्ध नहीं होते। न कंसोल है, हाथ से घुमाने वाले डीमर होते हैं। वहां भी लोग बड़े बड़े नाटक आधे अधूरे भी करते हैं, अंधायुग भी करते हैं। तो वो कम संसाधन में अच्छी लाइट कैसे करें? कर सकते हैं ना, अगर लाइट करनी आती है उनको तो। सुमन भाई के साथ हम लोग गए थे नैनीताल, याद होगा, नैनीताल गया था, अंकुर जी का प्ले था। और हमने वहां पे किसमें किया था, उनको खुद पता है कि सिर्फ 4 लाइटें थी, और उसी प्ले को कमानी में हम 200 लाइटों में हमने किया था। कमानी में 200 लाइटों में आधी सदी की वही कहानियां हम कर चुके थे। और वही कहानियां की 2 कहानी हमने की थी। इदरीश ने वो फेस्टिवल किया था, और वहां पे क्या था, हेलोजन थे, और शायद 1 या 2 डिमर था, और 4 पार लाइटें थी। लेकिन वहां पे भी हमने कोशिश किया कि वो बात पूरी नहीं आएगी, पूरे न्यूआंसेस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ तो बनेगा। और वो उसमें मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, जो कि 200 लाइटों में नहीं मिला था, क्योंकि हमने ऑड्स में जाके काम किया, चैलेंज में जाके काम किया, और वहां लोगों ने अप्रिशिएट किया उन कहानियों को। मतलब वहां कि तार तक गर्म हो रहे थे, मतलब वहां पे 4 हेलोजन थे, और 1 या 2 पार था बस। और कौन कौन 2 या 3 कहानियां की थी हमने। सुमन भाई वो उस प्ले में वहां थे, हम लोग नैनीताल में करके आए थे। तो बात करने की बात है, और कम लाइटों में मतलब मजा आता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कम लाइट में और ज्यादा दिमाग को एक्टिव करना पड़ता है। बहुत एक्टिव नहीं, ज्यादा में भी करना पड़ता है, ज्यादा। लेकिन कम में अब जैसे हमारे इलाहाबाद में जब चौकी निकलती थी ना, श्रृंगार की चौकी निकलती थी, तो एक चौकी के ऊपर कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाख बल्ब लगते थे। जी जी, 2-3 लाख नहीं, कम से कम 20 से 50,000 से कम बल्ब नहीं लगते होंगे। तो वहां पे एक बात कहते थे जिनके साथ में काम करता था, कि एक एक बल्ब बोलना चाहिए जी, यानी कि एक एक बल्ब दिखना चाहिए, और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये क्यों लगा हुआ है। ठीक उसी तरीके से थिएटर में है कि आप 200 लाइट लगाने को लगा दीजिए, लेकिन वो 200 लाइट जस्टिफाइड होना चाहिए कि आपने क्यों लगाया, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है। जी। और 10 लाइट में भी वही बात है। दादा क्वेश्चन तो, इन दिनों एलईडी लाइट का प्रचलन है। अधिकांश निर्देशक रंग बिरंगा करने पर तुले होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए फोटो बड़े ही अच्छे आ जाते हैं। इस नवीन तकनीक पर आप क्या सोचते हैं, कलर को लेकर? नहीं, एलईडी लाइट में फोटो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल अच्छे फोटो नहीं आते। हमेशा फोटोग्राफ जेनरिक लाइट में ही अच्छे आते हैं। एलईडी लाइट में
थोड़ा सा उसका ह्यू बढ़ जाता है। और बैकलाइट होगी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कट लाइट आ गई और फेस लाइट आ गई, फेस लाइट की तरह यूज कर लिया, तो वो बिल्कुल उसमें फोटोग्राफ अच्छे नहीं आएंगे। तो बाकी लोग यूज कर रहे हैं, यूज करने पे तो बहुत लोग बहुत कुछ यूज कर रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से यूज करने के लिए। हाँ। तो राजनारायण जी का वही क्वेश्चन है हाँ कि किसी किसी प्रस्तुति में आपको अपने डिजाइन के हिसाब से लाइट करनी पड़ती है और हाँ दूसरे शो में नहीं, छुट्टी नहीं होती। हाँ। सिर्फ 10 या 12 कॉपर में शो करना पड़े, पर वो नहीं करना क्या वो नहीं होती। तो उसको किस तरीके से? क्या क्या समझा नहीं। मैं किसी भी नहीं किसी समझा। किसी किसी प्रस्तुति में आपको अपने डिजाइन के हिसाब से लाइट आप करनी पड़ती है और दूसरे शो में नहीं, छुट्टी नहीं होती। ये मतलब सिर्फ हाँ, ये 10 या छुट्टी 12, नहीं, कॉपर में शो करना पड़े। 10 या कॉपर 12। का लाइट, हाँ, कपार, फापर, समझ में सही लिखा नहीं है। शो करना पड़े तो पता नहीं। ये माफ करिएगा, मतलब मैं ये सवाल में नहीं समझ पा रहा हूँ। तो तो एक सवाल इधर है, और हम्म, ये आखिरी करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। हाँ। दादा, मुझे तब आनंद आया जब आपने मन मन मचमच गाड़ी गाड़ी। में प्रकाश हाँ, मन मन गाड़ी में प्रकाश परिकल्पना और संचालन किया, क्योंकि मैं बातों अभिनेता उसमें कार्य कर रहा था और हाँ, मैं थोड़ा लाइट भी करता हूँ। मैंने लाइट को भरपूर प्रयोग किया और अपने बेहतर डिजाइन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुम लाइट करते हो इसलिए तुमने सारी लाइटें बहुत अच्छे से ली थी। और तुम कमाल के एक्टर हो। हाँ, हाँ, कमाल के तो एक्टर, शायद मतलब गुलशन देवाशीष इज गुलशन भैया ग्रेट, कुछ बता मतलब। रहे थे। हाँ कुछ नहीं, आप बोलिए, कुछ नहीं। हाँ। तो देवाशीष जो है वो बहुत बढ़िया रोल किया था उसने। मचमच गाड़ी जो है, आ, और उसकी लाइट वाकई बहुत मतलब जैसे भी साधन थे वहाँ पे, उन साधनों में जो है, क्योंकि मैंने उसमें वही कि थोड़ा सा लिबर्टी ले लिया था मैंने, थोड़ा सा मॉडर्न लाइटें यूज़ कर ली थी, कुछ मूविंग हेड यूज़ कर लिए थे मैंने। तो कुछ एक सीन में वो बात बन गई थी, तो इंटरेस्टिंग हो गया था प्ले वो। हाँ बोलो आगे, अब वाइंड अप करें।
सिग्नल की वजह से बीच में दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से बीच में वार्तालाप रुक गई थी। तो अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट संडे को हम फिर 10 बजे मिलेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि 10 बजे आएं और काजल घोष जी से बात करें। तो आप भी सभी को शुभ रात्रि।